जावेद भाई, ये जो ओवरसीज़ हैं इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल खफा है हमारे से, हमारी पॉलिसी से शायद, या गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज़ हैं इसकी वजह से, और डॉलर उनका बड़ा इंक्रीज़ कर रहा है। तो वो कहते हैं हम क्यों रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो हम क्या उनके लिए कर सकते हैं कि वो वापस इसमें आ जाए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने अली भाई। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं हमारे मुल्क के हालात को लेकर ना, और वो दे आर वेरी मच पैट्रियाटिक। हमारे मुल्क का वो सबसे कीमती तरीन एहसास है जो हमारे मुल्क की इस इकोनॉमी के हालात में अगर आज हम सर्वाइव कर रहे हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से ही कर रहे हैं। वो रेमिटेंसेस भेजते हैं तो हमारा वो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और डेट है उसको हम कवर कर पाते हैं। वो नाराज़ इसलिए है क्योंकि वो पाकिस्तान को डेवलप कंट्रीज़ की तरह स्टेबल देखना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे हालात मुल्क की जो है ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी है। हमारी जब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे उनका कॉन्फिडेंस बेहतर नहीं होगा। तो लिहाजा जो हमारे मुल्क के अरबाब इख्तियार हैं, जो पावर पिलर्स हैं, उनको चाहिए कि मुल्क में कंसेंसस पैदा करके मुल्क के हालात को, पॉलिटिकल को बेहतर करें, स्टेबल करें। इकोनॉमी भी इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएगी। बिल्कुल सही। और जिस वक्त ख़ास तौर पे सब मिलके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो हमारे पाकिस्तान की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर, लेकिन ये कि वो इमरान खान साहब क्योंकि वो पढ़ी लिखी क्लास को वो उसको अपने प्रेजेंट करते हैं, वो उनके साथ बड़े एसोसिएटेड है, उनका बॉन्ड है। तो वो उनको साथ मिला के कोई ऐसी गवर्नमेंट बनाए, ऐसा कंसेंसस पैदा करें जिसके साथ मुल्क के हालात स्टेबल हों, और इस पर इंशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ऑन बोर्ड लें। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंशाल्लाह उन्होंने कभी हमें पहले भी मायूस नहीं किया, इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं करेगा। लेकिन वो कैंपेन चला रहे हैं इस वक्त ओवरसीज़ सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, आप जो रेमिटेंस भेजते हैं आप वो भेजना कम कर दें और हम डॉलर नहीं भेजेंगे। तो वो ये क्यों ये सारा कुछ ऐसा करेंगे? उनके ना करने से हमारी रियल स्टेट नहीं बल्कि हमारी बाकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? देखिए ना, अगर आपकी फैमिली मेम्बर किसी वजह से कोई नाराज़ है तो आप उससे बोलचाल बंद तो नहीं कर देते ना, आप उसको बिठाते हैं, उसकी जो रिजर्वेशन है उनको दूर करते हैं। अब मिसाल के तौर पे 8 या 9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी वजह से अगर नाराज़ है तो हमें उसको ओवरलुक तो नहीं करना चाहिए ना, हमें उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। वो सब पैट्रियाटिक हैं, वो पाकिस्तान के हालात अच्छे देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को ग्रो होते देखना चाहते हैं। तो लिहाजा वो जिस वजह से नाराज़ है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो पासपोर्ट जो आपके गवर्नमेंट जो है उनके पासपोर्ट जो है वो बंद करवा रही है, उनको वापस बुलवा रही है गवर्नमेंट, उनको इतने वो टैक्सेस उनको देने पड़ते हैं रेमिटेंस भेजते हुए। आपको पता है ये डॉलर का जो इंटरबैंक रेट है वो कुछ है और ओपन मार्केट का रेट कुछ है। जब वो रेमिटेंस भेजते हैं तो उनको इंटरबैंक के हिसाब से उनको पैसे उनके काट लेते हैं और उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। फैसिलिटेट तो उनको कर नहीं रहे। देखिए अली भाई, मैं एक शुरू से इस बात को मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक यूनानिमस एक पॉलिसी होनी चाहिए, हाउ वी कैन टेक केयर देम। जितना वो हमारा ख्याल करते क्या हमें उतना ही ख्याल उनका भी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ज़्यादा करना चाहिए। वो अपने लव्ड वंस के लिए दिन रात मेहनत करके खून पसीने की कमाई भेजते हैं, वो उनकी फैमिली को भी सपोर्ट में काम आती है और हमारे मुल्क की भी इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालते हैं। तो जब वो इतना करते क्या हमें भी उनको नहीं करना चाहिए? वो यहाँ पे पाकिस्तान में कमाते नहीं हैं, वो बाहर कमाते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पे, वो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं। तो हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि उनको फाइलर का स्टेटस दें, क्योंकि वो जब वो यहाँ पे कमाते नहीं है तो हम टैक्स कैसे डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल क्लेम कर सकते हैं? उनमें उनको देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज को टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए, फोरम होना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जे ना हो, उनको टेक केयर किया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस है, प्रॉपर्टी परचेज है, गाड़ियों के टोकन है, बेशुमार इश्यूज होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उनको हमें एड्रेस करना चाहिए, उनको हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जब हम उनको कॉन्फिडेंस देंगे इंशाल्लाह, कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, जिनके पास इख्तियार है वो देंगे। मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि जो पावर पिलर्स हैं वो सब इकट्ठे बैठे हैं। इस वक्त पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। इस वक्त हमारी रियासत को, हमारे मुल्क को बचाने का टाइम है, इसको आगे लेके जाने का टाइम है। देखिए अली साहब, एक छोटा सा सोसाइटी होती है, घर होता है, उसका एक मास्टर प्लान बनता है और उसके मुताबिक आप उसको फिर एग्जीक्यूट करते चले जाते हैं। क्या इतने बड़े मुल्क जो 24-25 करोड़ का मुल्क है, क्या इसका कोई मास्टर प्लान है? क्या उस मास्टर प्लान को बनाने की अब जरूरत नहीं है कि आप एक मास्टर प्लान बनाएं कि हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे नेबरिंग कंट्री कहाँ पहुँच चुके हैं
और हमने कैसे अपनी इस पॉलिसीज़ के थ्रू हमने आगे चल के किस किस चीज़ों को हमने अपने गोल्स को अचीव करना है, क्या हमने इसका मास्टर प्लान बनाया है? क्या ये वक्त नहीं आ गया कि हमें मास्टर प्लान बनाना चाहिए हमारे मुल्क का? क्या ये वक्त नहीं आ गया कि हमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे, जिनके दिल पाकिस्तान में धड़कते रहते वो वहाँ है, दिल पाकिस्तान में धड़कते हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव हरकत होती है फिर परेशान वो हो जाते हैं बेचारे, तो क्या हमें उनके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल। क्या हमें उनकी नाराज़गी को सीरियस नहीं लेना चाहिए? क्या उनकी जो जायज़ रिक्वायरमेंट है क्या हमें उनको नहीं समझना चाहिए? क्या हमको उनको दुखों का मदावा नहीं करना चाहिए? जब तक हम ये नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सकेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है इमरान खान को। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं, ये तो मैं आपके सामने एक मैं रियलिटी बयान करूँ। बिल्कुल रियलिटी है। जब जिसकी वो बात सुनना चाहते हैं, जब आप उसको आइसोलेट कर देंगे तो जो उसके पीछे जो बात सुनने वाले, क्या उसका मतलब आप उनको भी आइसोलेट कर रहे हैं? एक तरफ जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे और आप उसको आइसोलेट करेंगे, फिर आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आप हमें पैसे भी भेजें, हमें हेल्प भी करें। आप उसको वोट का राइट भी नहीं देना चाहते हैं, आप उसको क्लेम भी नहीं करना चाहते कि ये हमारे अपने हैं, सिर्फ इस हद तक क्लेम करते कि वो हमें पैसे भेजें। ऐसे हो नहीं सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से। और ये जो आपने परेशानियां बताई हैं ना उनकी, ये यकीनन उनके साथ हैं कि वो उनके बड़े मसाइल हैं। प्रॉपर्टी को वो लेके यहाँ पे बैठ जाते हैं और उनके कब्जे हो जाते हैं, मुख्तलिफ माफियाज आ जाते हैं और उनके और सुनने वाला भी उनको कोई, बड़ी बदकिस्मती है। उनके पास टाइम शॉर्ट होता है, वो अपने घर वालों से मिलें, अपनी फैमिली से मिलें या अपने मसाइल को हल करें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त करंट जो मार्केट है, मैं इस वक्त DHA लाहौर के ख़ास तौर पे मैं बात करता हूँ, क्योंकि DHA लाहौर में जितनी भी पंजाब में बल्कि है, तो उसमें DHA लाहौर का बहुत बड़ा कलीदी जो किरदार है। इसमें बहुत से लोग अंदर बाहर से जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालात कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त रियल एस्टेट के? DHA की, सिर्फ DHA लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, DHA एक तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि DHA बाकी सोसाइटीज़ को साथ हम इसको कंपेयर कर नहीं सकते। बिल्कुल ट्रू। ये एक ब्रांड है, हाँ जी। इसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन है और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए तो इससे ज़्यादा बेहतरीन जगह कोई हो नहीं सकती। हाँ, सेफ। आप पैसे पे करके पीस बाय करते हैं। आप दुनिया में जहाँ पे भी हैं, आप साल हर साल पाकिस्तान में ना आए, अपनी प्रॉपर्टी पे ना जाएं, कोई लीगल इशू नहीं होगा, कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता, और उसमें बाय द पैसेज ऑफ टाइम जितनी एप्रिसिएशन DHA में मिलती है आपको बाहर मिल भी नहीं सकती है। बिल्कुल ठीक। सो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन जगह है ये, क्योंकि पाकिस्तान का लाहौर सेकंड मेट्रोपॉलिटन सिटी है। सो जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनकी ख्वाहिश होती है कि जब वो पैसा कमाएं, सेटल हों, तो वो उनका सेकंड होम पाकिस्तान में लाहौर में होना चाहिए। प्रॉपर्टी में किस शेप में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लैंड के ऊपर या हाउस के अंदर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको ओपन लैंड में करना चाहिए, DHA में खास तौर पे ना, क्योंकि आप मल्टीपल प्लॉट्स तो खरीद सकते हैं, आप मल्टीपल घर नहीं खरीद सकते ना। तो इसलिए घर आप लेते हैं एंड यूजर के लिए ना, या घर कुछ लोग लेते हैं लेके रेंट आउट कर देते हैं। आपको चलो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है, जिससे आपका फैमिली यहाँ पे हाँ, फैमिली क्योंकि यहाँ होती है तो वो कहते हैं यहीं से पैसा उधर चला जाएगा, बजाय इसके हम भेजें पैसा, ये भी चला जाएगा। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है कि लोग लॉन्ग टर्म लीज की बजाय, जैसे Airbnb है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब लोग घर लेते हैं, Airbnb जाके फैमिलीज को देते हैं और उसमें अनबिलीवेबल हाँ जी, हाँ, अगर एक कनाल का घर लेट्स सपोज 3.5-4 लाख रुपए महीने का DHA में आपको मिलता है, अगर आप थ्रू Airbnb जाए तो आप यू कैन अर्न $1 मिलियन और प्लस पर जी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि पहले DHA लाहौर के साथ साथ जो बाकी जो DHA थे, लाइक इस्लामाबाद था, कराची था, वो दूर था, इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम ज़्यादा था। अब DHA लाहौर का एक और चैप्टर बना है, वो है DHA मुल्तान। देखिए, पंजाब जिसमें मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान है, 120 मिलियन प्लस लोग यहाँ पे रहते हैं पंजाब में। बिल्कुल। और जनूबी पंजाब का जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक सेक्रेटरीट बनाई मुल्तान में, विच इज़ वेरी क्लोज टू DHA मुल्तान। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी सेकंड पंजाब का जो लाहौर के बाद है, वो मुल्तान है। सो मुल्तान में एक जगह थी, स्पेस थी, वहाँ पे DHA मुल्तान बना है। वहाँ पे बड़ा बेहतरीन उनका मास्टर प्लान है। आई बिलीव कि DHA मुल्तान का जो मास्टर प्लान है, पूरे पाकिस्तान में किसी भी DHA का इतना खूबसूरत मास्टर प्लान नहीं है, इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और प्राइसेस अनबिलीवेबल है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे एक कनाल का प्लॉट आपको
6 मिलियन से लेकर 10 मिलियन के दरमियान मिल जाता है। पोजीशन प्लॉट्स, बिल्कुल पोजीशन प्लॉट है। आज आप खरीदे कल घर बनाए। डीएचए मुल्तान ने बड़े अच्छे इंसेंटिव दिए हुए हैं। अगर आज आप प्लॉट खरीदते हैं और 1 साल में घर बनाते हैं तो 2.1 मिलियन उनके डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो 100% वेव ऑफ कर देते हैं। वेरी गुड। तो इस तरह के इंसेंटिव कहीं और नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। फिर अप्रोच वाइज अगर आप देखें, अगर आप लाहौर से मोटरवे पे बैठते हैं तो राइट आफ्टर 3 आवर्स यू विल बी इन डीएचए मुल्तान। अच्छा, गुड। तो डीएचए मुल्तान इज द ओनली डीएचए जिसमें मेन बुलेवार्ड 300 फीट से ज्यादा चौड़े हैं। उनके सर्विस रोड बहुत ज्यादा चौड़े हैं, मोर देन 150 फीट वाइड चौड़े हैं। उसके अलावा मेन के ऊपर उन्होंने 8-8 कनाल, 16-16 कनाल, 24-24 कनाल के प्लॉट रखे हैं, कमर्शियल जो है, कमर्शियल प्लॉट। क्योंकि जितना बड़ा पीस ऑफ लैंड होगा उतना बड़ा प्रोजेक्ट बन सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे दी इनके सब ऑफिस बना दिए। अगर आप कहीं के भी हैं, किसी भी स्टेशन पे रहते हैं तो वहां से आप इसको ट्रांसफर, ये बड़ा कंफर्ट दिया हुआ है कि अगर आप लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुल्क से बाहर कहीं पे भी हैं, ओवरसीज को तो वैसी सहूलत है कि वो पाकिस्तान ना भी तो प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। अगर वो आ जाता है और उसका जो स्टेशन है लोकल वो लाहौर है या कराची है, इस्लामाबाद है, वो मुल्तान का प्लॉट लेने के लिए मुल्तान जाने की जरूरत नहीं है। वो लोकल स्टेशन से खरीद सकता है, वहीं पे बेच सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो। गुजरांवाला और अगर मैं आपको कंपैरिजन करूं कि डीएचए भावलपुर या कोयटा के, तो आप इन तीनों में से किसको? देखिए, मैं सेकंड नंबर पे गुजरांवाला को रेट करता हूँ। गुजरांवाला इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान जो थोड़ा इंडस्ट्री का जो हब है वो आपका है गुजरांवाला, सियालकोट है, गुजरात है। हम डीएचए की सिर्फ बात कर रहे हैं, डीएचए गुजरांवाला, ये सब वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है, जहाँ पे लोगों के पास पैसा है, बट वहाँ पे कोई डीएचए नहीं था। अब डीएचए गुजरांवाला बनने की वजह से उसकी बेनिफिशियरी नेबरिंग सिटीज बन चुके हुए हैं। और ये सारे वो सिटीज हैं ना सिर्फ यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री है, जबकि यहाँ पे बेशुमार यहाँ के जो लोग हैं वो ओवरसीज है, बाहर है। सो पहले क्योंकि उनको वो फैसिलिटी गुजरांवाला में नहीं मिलती थी नेबरिंग में, सियालकोट के लोगों को, गुजरात के, गुजरांवाला के, तो वो लाहौर आते थे ना। अब उनको डोर स्टेप पे डीएचए मिल गया है और वहाँ पे भी प्राइसेस बड़ी अट्रैक्टिव है। वहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट आपको 10 से लेकर 12 मिलियन में मिल जाता है। बहुत अच्छा, बहुत रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल। अब 1 लाख डॉलर अगर आप भेजते हैं तो अगर आप लाहौर की मैं बात कर लेता हूँ तो आप डीएचए में खूबसूरत तरीन फेज 7 में 1 कनाल का प्लॉट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इतने पैसे भेजें तो आप 2 या 3 प्लॉट गुजरांवाला में ले सकते हैं। अगर आप $1 लाख भेजते हैं तो अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो वहां पे आप 5-6 प्लॉट ले सकते हैं। सो इट्स ए ड्रीम। ये इससे पहले कभी नहीं होता था कि $1 लाख भेजते थे, बड़ी मुश्किल से 1 प्लॉट ले पाते थे। जी हाँ। अब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। अच्छा, डॉलर की प्राइस ऊपर गई है, प्रॉपर्टी की प्राइस नीचे आई है? दोनों चीजें ना, डॉलर की प्राइस भी ऊपर गई है और प्रॉपर्टी की प्राइस नीचे आई है। अच्छा, ओवरसीज को मैं इसलिए कहता हूँ जल्दी करें, रश करें, बिकॉज जो डॉलर की जो प्राइस है ना वो मैं समझता हूँ कि ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा है इस वक्त। हाँ, बिल्कुल। रुपये इस वक्त अपनी ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा दबाव में आए हुए हैं। बिल्कुल सही। जैसे ही हमारे पॉलिटिकल हालात बेहतर होते हैं या स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती है तो ये जब स्टेबिलिटी होने के बाद इसमें मेरा ख्याल है कम से कम 50-60 रुपीज पर डॉलर ये करेक्शन की तरफ आए। एग्री। तो इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। फायदा उठाना चाहिए, ये ना हो कि फिर आप तो इससे पहले कि अभी $1 के बदले आपको 3 करोड़ मिलते हैं, फिर आपको पता चले 2.25 या 2.5 करोड़ मिले, तो उस वक्त यूं कहें यार वी हैव मिस्ड द बोट। तो लिहाजा मेरा ख्याल इस टाइम से फायदा उठाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, बिल्कुल उनको मौके से फायदा उठाना चाहिए। जिन लोगों के पास डॉलर है वो रियल एस्टेट के अंदर कन्वर्ट करवा लें अपना पैसा। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।